करंट अफेयर में आज जुलाई 2016 के पार्ट 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नोमाडिक एलिफेंट 2016 क्या है? नोमाडिक एलिफेंट 2016 क्या है? व्हाट इज नोमाडिक एलिफेंट 2016? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों के आधार पर विचार कीजिए दोनों में से कौन से कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है, यह भारत और मलेशिया की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। गलत है ये कथन, क्योंकि ये भारत और मलेशिया नहीं, भारत और मंगोलिया की थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। तो यूपीएससी ऐसा ही बदलाव करता है, मंगोलिया को मलेशिया से रिप्लेस कर देगा और हम पढ़ने में मिस्टेक कर जाएंगे। ध्यान रखना है, वर्तमान प्रधानमंत्री की जब मंगोलिया में यात्रा हुई तब उसके पश्चात इस प्रकार के ज्वाइंट एक्सरसाइज को डिसाइड किया गया। चूंकि मंगोलिया ऐसे भौगोलिक भूभाग पर है जहां पहाड़ी क्षेत्र, गोबी का मरुस्थल, घने जंगल और ऐसी स्थिति में उग्रवादी गतिविधियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये भारत सरकार को एक एक्सपीरियंस प्राप्त करना था। इसलिए भारत की थल सेना ने मंगोलिया के साथ इस प्रकार के ज्वाइंट एक्सरसाइज का डिसीजन लिया है। दूसरा कथन है, इसका आयोजन उग्रवादी एवं आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में कुआलालंपुर में हुआ। कुआलालंपुर फोकस हो रहा है, कुआलालंपुर गलत, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, यानी ये ज्वाइंट एक्सरसाइज मंगोलिया के साथ है, इसलिए ये मंगोलिया देश में हुआ, कुआलालंपुर में नहीं हुआ। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? दोनों ही कथन गलत हैं। आंसर हुआ डी, ना एक और ना दो। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस प्रकार के माइनर से चेंज कॉन्सेप्ट वाली जो लाइनें लिखी होती हैं उनमें बदलाव किए जाते हैं। इस पर पूरा फोकस रखेंगे और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राष्ट्र ने तेल कंपनियों के विनिवेश द्वारा विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ लाने का निश्चय किया है? विनिवेश का अर्थ जानते हैं आप, और आईपीओ, विनिवेश इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट, अर्थात जब सरकार अपनी किसी कंपनी या एजेंसी का कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच देती है तब उसे विनिवेश कहा जाता है, और जब 100% विनिवेश हो जाता है तब उसे निजीकरण कहा जाता है। तो विनिवेश निजीकरण का आरंभिक स्टेज होता है और निजीकरण के लिए विनिवेश आवश्यक होता है। ठीक है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम, जब भी कोई कंपनी या सरकार सबसे पहले जनता के लिए जब शेयर या बॉन्ड जारी करती है तब उसके लिए शेयर मार्केट से पहले ही उसे आईपीओ लाना होता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से राष्ट्र ने ऐसा डिसीजन हाल ही में लिया है? 4 ऑप्शन है, क्या आंसर हुआ? सऊदी अरब। सऊदी अरब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी हाल ही में कुछ नुकसान हुआ और वहां की तेल कंपनियों को थोड़ा सा लॉस हुआ, इसलिए तेल कंपनियों का कुछ हिस्सा वहां निजी क्षेत्र को बेचा जाएगा और निजी क्षेत्र उसी अनुपात में इन सरकारी तेल कंपनियों में भागीदारी निभाएगा और जितने हिस्से को निजी क्षेत्र खरीदेगा उस अनुपात में राजस्व सऊदी अरब की सरकार को प्राप्त होगा और तब सऊदी अरब की सरकार उस पैसे से बुनियादी ढांचे में भारी निवेश करेगी। ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब ने फैसला लिया है और दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दुनिया में अभी तक इससे बड़ा आईपीओ कोई लाया नहीं है, अरबों डॉलर की इसकी लागत मानी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संदर्भ में चर्चित रहा नक्षत्र क्या है? व्हाट इज नक्षत्र? साइंस टैग का कैसा भी क्वेश्चन हो वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, लर्न करके जाना है, क्योंकि यूपीएससी साइंस टैग वाले क्वेश्चन को सबसे ज्यादा पूछता है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों के आधार पर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट, यह सीमा पर निगरानी हेतु विकसित एक एयर डिवाइस है। पहला कथन सही है, एयर डिवाइस या एक एरो स्टेट है ये, यानी इसके माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर निगरानी कर सकते हैं, यानी यह एक राडार की तरह से या वायुयान की तरह से
14 दिन तक हवा में रह सकता है। 14 डेज, 14 दिन तक यह पृथ्वी से ऊपर वायुमंडल में हवा में रहेगा और इसके पश्चात इसकी हवा की मात्रा कम हो जाएगी, फिर हमें दोबारा से इसमें हवा भरनी होगी और फिर ये अगले 14 दिन के लिए सर्विलेंस का काम, निगरानी का काम आसमान से कर सकता है। और इसमें हाई क्वालिटी के कैमरे लगे हुए हैं और उसके माध्यम से लगभग सैटेलाइट जैसी कंडीशन में होता है। चूंकि सैटेलाइट बहुत ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, इसलिए सैटेलाइट से बहुत सटीक आंकड़े प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन नक्षत्र कुछ किलोमीटर की ऊंचाई पर ही वायुमंडल में रहेगा, इसलिए यह बहुत सटीक आंकड़े प्राप्त कर सकता है और बहुत छोटी छोटी चीजों को भी पूरी तरह से कैच कर सकता है। इवन 1 मीटर या 1 मीटर से कम क्षेत्र में हो रही गतिविधियों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, इसलिए इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। दूसरा कथन, इसका विकास आगरा स्थित एक रक्षा प्रतिष्ठान इकाई ने किया है। यह स्टेटमेंट भी सही है। आगरा स्थित एक भारत सरकार के रक्षा प्रतिष्ठान ने ही इसे बनाया है। दोनों ही कथन सही हैं। आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चित रहा रोनू क्या है? व्हाट इज रोनू? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनके आधार पर पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन, यह एक चक्रवात है, इट्स अ साइक्लोन। यह कथन सही है, रोनू एक चक्रवात ही है। और आपको पता है चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं? 8 देशों का ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बना करके फिर उन देशों में जो फेमस वस्तुएं होती हैं उनके आधार पर सीक्वेंस वाइज क्रॉनिक रूप से हर देश को एक नाम सेलेक्ट करना होता है और फिर इस तरीके से इनके नाम निर्धारित किए जाते हैं। तो यह एक चक्रवात है। दूसरा स्टेटमेंट, यह बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ। रोनू चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, यह कथन भी सही है और इस चक्रवात ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में काफी नुकसान पहुंचाया। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आंसर हुआ सी, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 5, रेड फ्लैग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेड फ्लैग के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, यह अमेरिकी नौसेना का एक अभ्यास है। यह कथन सही नहीं है, यानी यह अमेरिकी नौसेना का नहीं, वायुसेना का अभ्यास है। तो यूपीएससी वायुसेना को नौसेना लिख देगा और हमें कंफ्यूजन में डाल देगा, तो ध्यान रखना है। इस प्रकार से बदलाव किए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, यह 2016 में अलास्का प्रांत में संपन्न हुआ। यह कथन सही है। तीसरा, भारत ने दूसरी बार इसमें भाग लिया, यानी भारतीय वायुसेना ने इसमें दूसरी बार भाग लिया। यह कथन भी सही है। इससे पहले 2008 में भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। मोदी जी की यात्रा के पश्चात इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकन एयरफोर्स के इस एक्सरसाइज में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी वायुसेना से काफी सारे एक्सपीरियंस इसमें प्राप्त किए हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, नौसेना लिखा हुआ है जबकि वायुसेना है। तो आंसर हुआ है इसका ए, केवल 1। तो पहला वाला कथन इसका सही नहीं है। ध्यान रखेंगे 3 या 4 लाइन के स्टेटमेंट ही यूपीएससी के जीएस वाले पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं और उनमें ऐसे ही माइनर से चेंज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स बैंक ने अपने कार्य संचालन हेतु भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम किसके साथ साझेदारी की है? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स ने ब्रिक्स बैंक बनाया। वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में हम बात कर चुके हैं। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका 5 देशों का राजनीतिक संगठन है ब्रिक्स। ठीक है, और इस पर बहुत डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तब आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियोज को सुन सकते हैं, वहां बहुत डिटेल में इसको बारे में बताया गया है। तो ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2015 में हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थापित किया गया है? चीन के शहर संघाई में। और इस ब्रिक्स बैंक का कार्य क्या है? इन 5 देशों में बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय संसाधन एवं तकनीक उपलब्ध कराना, क्योंकि विश्व बैंक, IMF और एशियन विकास बैंक पश्चिमी विकसित राष्ट्रों के अधीन कार्य करते हैं, इसलिए वो भारत जैसे विकासशील देशों को पर्याप्त मदद नहीं कर पाते हैं
और उनमें अमेरिका, जापान जैसे देशों का प्रभुत्व बना रहता है। यही कारण है कि 5 देशों ने मिलकर के केवल अपने देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु इस बैंक की स्थापना की है। और इस बैंक ने हाल ही में भारत में कार्य करने के लिए भारत से इंडियन रुपीज में संसाधन प्राप्त करने के लिए किसी एक बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। और वो एग्रीमेंट किया है, आंसर हुआ बी, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। यानी आईसीआईसीआई बैंक ब्रिक्स बैंक की तरफ से भारत में शेयर बॉन्ड जारी करेगा और भारतीय लोग उनको खरीदेंगे। उसके बदले में रुपए में हम आईसीआई को पेमेंट करेंगे, फिर वह रुपया कलेक्ट होकर के ब्रिक्स बैंक के अकाउंट में जमा होगा और फिर ब्रिक्स बैंक इन 5 देशों को इंडियन रुपीज में ऋण देगा और फिर उस ऋण के आधार पर भारत और अन्य देशों में निवेश किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के लिए ही इस बैंक की स्थापना की गई है। विश्व बैंक और आईएमएफ को काउंटर किया जाएगा इस बैंक के माध्यम से भविष्य में। ये सारा कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चाबहार बंदरगाह परियोजना के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? इस पर पिछले वाले वीडियोस में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा थे, इसलिए आपके लिए एक सेपरेट क्वेश्चन और बनाया गया है। मैं चाहता हूं चाबहार बंदरगाह पर इस बार एक क्वेश्चन होना चाहिए, इसलिए इस पर जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराई जा रही है। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और तीनों स्टेटमेंट बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट है। यूपीएससी इनका इस्तेमाल कर सकता है इस बार के लिए। पहला स्टेटमेंट, ईरान के इस बंदरगाह में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल ने निवेश किया है। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल क्या है? ये इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल एक जॉइंट उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है, एंटरप्राइजेस है। किसका? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जेएलएन पोर्ट और कांदला पोर्ट का। तो जेएलएन पोर्ट की हिस्सेदारी इसमें 60% है और कांदला पोर्ट की जिम्मेदारी इसमें 40% है। क्योंकि चाबहार बंदरगाह का जो विकास किया जा रहा है उसमें जेएलएन और कांदला पोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो दोनों ही पोर्ट ने मिलकर के अपना एक ज्वाइंट उपक्रम बनाया है जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल है। ठीक है, तो इसी ने उसमें निवेश किया है। 60 और 40 का अनुपात ध्यान रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरा स्टेटमेंट, इरकॉन यहाँ एक रेल मार्ग भी बनाएगा। इरकॉन भारतीय रेलवे का एक उपक्रम है जो रेलवे के विस्तार से संबंधित है। ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी इस बंदरगाह को ईरान के अन्य शहरों से जोड़ने के लिए इरकॉन वहां एक रेल मार्ग का भी विकास करेगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। तीसरा स्टेटमेंट यह है, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के भीतर है। एम गलत लग गया है, इसमें ध्यान रखेंगे, जल डमरू मध्य है। यह हॉर्मुज जल डमरू मध्य के भीतर है। ये स्टेटमेंट गलत है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के भीतर नहीं है, ये बाहर है। ध्यान रखेंगे, 2 स्टेटमेंट बोल रहा हूं। चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल डमरू मध्य दोनों के बाहर है, भीतर नहीं है। और यूपीएससी इसे इस तरीके से रिप्लेस कर सकता है। और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल में जेएलएन पोर्ट की हिस्सेदारी 60% है और कांदला पोर्ट की हिस्सेदारी 40% है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बाकी इंफॉर्मेशन पिछले वाले वीडियोज में आपको बताई जा चुकी है। दोनों को कंबाइन करके आप 6-7 पॉइंट से इनको पूरा याद कर लेंगे और इस पर जितने तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग रहेगी और फिर गलत नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर हुआ सी, केवल 3। तीसरा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, डिल्मा रोसेफ हाल में चर्चित नहीं क्यों? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं डिल्मा रोसेफ के बारे में। पहला, वह ब्राजील की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये यानी ब्राजील की राष्ट्रपति थी लेकिन अब नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उन्हें बर्खास्त किया गया है। यह स्टेटमेंट भी सही है। इसीलिए वो चर्चित नहीं क्योंकि ब्राजील की राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति थी वो, और उन्हें वहां की पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से बर्खास्त किया है क्योंकि उनके खिलाफ विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और वित्तीय कानूनों में उन्होंने ऐसे बदलाव किए जिससे राष्ट्र को काफी नुकसान हुआ। और ब्राजील में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में या तेल क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों से उन्होंने निजी रूप में काफी सारा पैसा प्राप्त किया। इस प्रकार के चार्जेज भी उनके खिलाफ लगाए गए जिन्हें बाद में सिद्ध किया गया और फिर ब्राजील की संसद ने उन्हें इस पद से बर्खास्त किया है। तो किसी राष्ट्राध्यक्ष को इस तरीके से बर्खास्त करने के कारण वह
2016 में काफी चर्चित रही। भारतीय संविधान में भी महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है। संविधान वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। दोनों की महाभियोग प्रक्रिया में डिफरेंस क्या है? ठीक है, माइंड में सोच लो, बता देना बाद में कभी मुलाकात हो। इसका आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, कलबरी क्या है? कलबरी के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और कलबरी पर कुछ जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं। पहला स्टेटमेंट, यह 67 मीटर लंबी एक पनडुब्बी है। 67 मीटर लंबी पनडुब्बी, यह स्टेटमेंट सही है। यानी कलबरी एक पनडुब्बी है। भारत ने इस पनडुब्बी को फ्रांस से लिया है और फ्रांस में इसका नाम था SSK स्कॉर्पियन और भारत में इसका नाम कलबरी किया गया है। कलबरी एक पक्षी है, एक चिड़िया है जो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है और इस कलबरी पनडुब्बी को भारत और फ्रांस की कंपनियों ने ज्वाइंट रूप में असेंबल किया है भारत में, तो भारत में ही इसको असेंबल किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका विकास फ्रांस के सहयोग से मजगाम डॉग लिमिटेड ने किया है। मजगाम डॉग लिमिटेड मुंबई में है, भारत सरकार का PSUs है। तो फ्रांस की कंपनी और मजगाम डॉग लिमिटेड ने कलबरी को यहीं पर असेंबल किया है। फ्रांस ने इसके कलपुर्जे और उपकरण बने हुए दिए और उन्हें असेंबल करने का काम यहाँ किया गया है, क्योंकि मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया प्रोग्राम के तहत अब इस प्रकार की डिफेंस डील की जा रही है। भारत पूरी तरह से बने हुए जो भी डिफेंस हैं, डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट है, उनको नहीं ले रहा है, उन्हें भारत में ही अब डिजाइन किया जाएगा, भारत में असेंबल किया जाएगा। इस प्रकार के बदलाव हाल ही में किए गए हैं। और अगली बात जो इसमें छिपी हुई है, भारत इस प्रकार की 6 कलबरी पनडुब्बी मजगाम डॉग लिमिटेड में ही फ्रांस के सहयोग से बनाएगा। और आगे दूसरी कलबरी पनडुब्बी को क्या नाम दिया है? एक वीडियो लेक्चर में हमने बोला है, 2017 के किसी वीडियो लेक्चर में आया है, क्या नाम है? खांदेरी। खांदेरी कलबरी पनडुब्बी का ही नाम चेंज किया गया, ध्यान रखेंगे, वो आगे आएगा 2017 के जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट, यह 40 से 50 दिन तक पानी के भीतर रह सकती है। यह स्टेटमेंट भी सही है, 40 से 50 दिन तक पानी के भीतर रह सकती है। ठीक है, और इसमें 2 प्रकार के इंजन लगे हुए हैं, ये बात पता है कि नहीं? डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन, दोनों प्रकार के इंजन क्यों लगाए गए उनका कॉन्सेप्ट हमने वीडियो लेक्चर में बताया है। क्योंकि वायु मुक्त प्रणोदन प्रणाली के कारण पानी के भीतर आवाज कम हो, शोर कम हो, जिससे शत्रु राष्ट्र की गतिविधियों को हम पानी के भीतर रह करके ही पकड़ सकते हैं। इसलिए 2 प्रकार के इंजन दोनों विशेष कारणों से लगाए गए। वीडियो लेक्चर को सुन लेंगे आप। उपरोक्त में से सही कथन है, आंसर हुआ डी, तीनों ही कथन सही हैं। जितना भी एक्स्ट्रा बोल करके बताया है सब उसे माइंड में ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ADMM+ 2016 संपन्न हुआ। ADMM+ क्या है? बहुत डिटेल में हम बता चुके हैं इस पर पहले ही, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी आया ये और 2 वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है। फुल फॉर्म ADMM+ की एशियान डिफेंस मिनिस्टेरियल मीटिंग्स, प्लस मतलब एशियान के सदस्य राष्ट्र हैं 10 और 10 के अलावा जो सदस्य राष्ट्र नहीं है किंतु एशियान की मीटिंग में भाग लेते हैं उनको प्लस करके बोला जाता है। जैसे भारत एशियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, चीन, पाकिस्तान ये भाग लेते हैं, सदस्य राष्ट्र नहीं है, इसलिए इनको प्लस में दिखाया जाता है। और भारत आसियान का सदस्य नहीं है किंतु आसियान के 3 अंगों का सदस्य है। ये बात मैंने कई बार बताई गई है, क्योंकि पिछली बार IAS प्री परीक्षा में था भारत निम्न में से किसका अंग नहीं है, इसलिए बार बार मैं फोर्स कर रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो आसियान के 3 अंगों का भारत सदस्य है। ARF एशियान रीजनल फोरम जो सुरक्षा संबंधी मामलों को देखती है, EAS ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन, और तीसरा ADMM+। ADMM+ क्या है? एशियान राष्ट्रों और गैर राष्ट्रों की सेनाओं के मध्य किया जाने वाला एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है और 2016 में संपन्न कहाँ हुआ है? ब्रुनेई। ब्रुनेई कहाँ पर है? इंडोनेशिया के पूर्वी दिशा में एक देश। राजधानी क्या हुई? बंदर सेरी बागान, ब्रुनेई। क्वेश्चन नंबर 11, भारत मॉरिशस दोहरा कराधान बचाव संधि 1983 में कौन से परिवर्तन किए गए हैं? DTAA सुना है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
ये संधि भारत ने कम से कम 11 देशों के साथ की हुई है और अब इस संधि में करेक्शन किया जा रहा है। तो सबसे पहले मॉरिशस देश के साथ करेक्शन क्यों किया गया है? क्योंकि भारत में जितना भी विदेशी निवेश आता है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मॉरिशस से होता है और भारत ने मॉरिशस को विशेष रियायतें दे रखी हैं क्योंकि मॉरिशस अतीत में भारत का ही एक उपनिवेश कॉलोनी रहा है और संयोग से मॉरिशस में हमेशा भारतीय मूल का ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनता है। इसलिए मॉरिशस के साथ भारत के विशेष संबंध हैं। मॉरिशस के माध्यम से कोई कंपनी भारत में कारोबार करने के लिए निवेश करती है तब उसके कारोबार पर भारत सरकार कर नहीं लेती है। इसलिए ऐसी कंपनियां काले धन को सर्कुलेट करके इंडिया में डंप करती हैं और अब इसमें करेक्शन किया गया है। संधि में करेक्शन करके 2 नियम लागू किए गए और आपको दोनों नियमों को याद करना है। क्या लिखा हुआ है इसमें? पहला पॉइंट, 1 अप्रैल 2017 से भारत में मॉरिशस रूट के जरिए किए जाने वाले निवेश पर पूंजीगत लाभ कर लागू होगा। कैपिटल गेन टैक्स, यानी अब ऐसी कंपनियों को टैक्स में पूरी छूट नहीं मिलेगी और एक मिनिमम सा कैपिटल गेन टैक्स इन पर लगाया जाएगा। 1 अप्रैल 2017 से लागू होगा, ये बात सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, यह कर उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा जिन्होंने न्यूनतम 17 लाख रुपए का निवेश किया है। सही बात है कि गलत बात है? ये गलत बात। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने डिजिट को चेंज कर दिया है। 17 लाख नहीं है, 27 लाख है। तो यूपीएससी ऐसा ही बदलाव करेगा। 27 लाख रुपए न्यूनतम निवेश करने वाली कंपनियां जिन्होंने मॉरिशस में और भारत में निवेश किया है उन पर पूंजीगत लाभ कर लागू नहीं होगा। सॉरी, उन्हीं पर लागू होगा ये न्यूनतम। इससे ज्यादा किया है पूरा लागू होगा। इससे कम अगर आपने निवेश किया है तब यह समझौता और पूंजीगत लाभ कर का प्रावधान आप पर लागू नहीं होगा। एक पॉइंट जो इसमें छिपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। इस संधि के संशोधन वहां लागू नहीं होंगे जहां काला धन कानून अधिनियम 2015 कार्य कर रहा है। गौर से सुनिए, इस संधि के प्रावधान और संशोधन वहां लागू नहीं होंगे जहां काला धन अधिनियम 2015 कार्य कर रहा है और ऐसी कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है, ठीक है। और 2015 से पहले कंपनियों ने भारत में मॉरिशस में जो भी कारोबार किया है, निवेश किया है, उन कंपनियों पर भी इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। तो 17 लाख को मैंने चेंज कर दिया है, 27 लाख है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन से परिवर्तन नहीं किए गए? किए गए पहला वाला और नहीं किए गए दूसरा वाला। तो आंसर हुआ ए, केवल पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 12, रणनीतिक महत्व वाला जरांज डेलारम सड़क मार्ग कहां है? पूछा जा सकता है। जरांज डेलारम रूट कहां पर है? क्या आंसर हुआ एबीसीडी में से? सी, भारत अफगानिस्तान के संबंध में हमने बहुत डिटेल में बताया है। ये अफगानिस्तान में भारत ने जरांज डेलारम सड़क मार्ग बनाया है। भारत सरकार ने काफी निवेश किया है और इसके माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया तक अपने लिए एक रूट और निवेश का एनवायरनमेंट बनाया है और अफगानिस्तान का विश्वास भारत के प्रति काफी बड़ा है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा काफी निवेश किया जा रहा है और आगे जाकर के ईरान के चाबहार बंदरगाह से भी इस जरांज डेलारम सड़क मार्ग को जोड़ा जाएगा। ध्यान रखेंगे, ईरान के चाबहार बंदरगाह से भी भारत द्वारा इस जरांज डेलारम सड़क मार्ग को जोड़ने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस योजना का संबंध है। मानस, MANAS, फुल फॉर्म क्या हुआ? MANAS, मौलाना आजाद नेशनल एकेडमी फॉर स्किल। मानस योजना का संबंध किससे हुआ? 4 ऑप्शन है ABCD। ए, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यह योजना आरंभ की गई है और इस योजना के द्वारा भारत के मुस्लिम समुदाय को विभिन्न प्रकार का कौशल प्रदान किया जाएगा और कौशल प्रदान करके उन्हें आजीविका रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान किए जाएंगे। और यह कौशल प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने भारत और भारत के बाहर विदेशों में मुस्लिम समुदाय में जिन जिन व्यक्तियों ने उपलब्धियां हासिल की हैं उन सभी को भारत में बुलाया जा रहा है और वो मुस्लिम समुदाय को विभिन्न प्रकार का स्किल निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं।
जैसे जावेद हबीब ने पूरे भारत में हेयर कटिंग के लिए हेयर सैलून्स की एक चेन आरंभ की है और कम से कम 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। तो जावेद हबीब मुस्लिम समुदाय में ज्यादातर युवाओं को इस प्रकार के हेयर सैलून में करने लायक एक कौशल प्रदान करेंगे जिससे उनको स्थायी रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसी प्रकार शहनाज हुसैन जो मुस्लिम समुदाय से हैं और उन्होंने ब्यूटी के क्षेत्र में काफी सारा कार्य किया है, वो ब्यूटी एक्सपर्ट के रूप में अपने विचार रखती हैं, तो वो भारत में मुस्लिम महिलाओं को इस प्रकार का एक्सपीरियंस और स्किल सिखा सकती हैं जिसलिए महिलाएं अपना स्थायी रोजगार स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, तो मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इसे आरंभ किया गया है क्योंकि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में पिछड़ापन बहुत ज्यादा बना हुआ है जो भारत के विकसित बनने में बहुत बड़ी बाधा है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन थे इस वीडियो लेक्चर पर, इनको एक दो बार सुनो, माइंड में सेट करो मैंने क्या क्या बदलाव किए उस हिसाब से और पूरी तरह से इसको पक्का करो। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम जुलाई 2000 के पार्ट सेकंड के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे।